हेलो व्यूअर्स। इंडिया इन्वेस्टिंग मेंटर की एक और वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ समझाऊंगा कि अगर आप एक रिटेल इन्वेस्टर हैं और आप एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर को हायर करना चाहते हैं कि वो आपके इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करे, तो आप कैसे कर सकते हो। तो सुनने में अजीब लगेगा क्योंकि ये जो फंड मैनेजर्स, पहले हम समझ लेते हैं कि प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते क्या हैं। तो ये वो लोग होते हैं जिनका जो ब्रेड एंड बटर है, जो रोज़ का काम है, वो सिर्फ पैसा मैनेज करना और इन्वेस्टमेंट्स आइडेंटिफाई करना और अच्छी कंपनीज को आइडेंटिफाई करना, यही रहता है। जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स मोस्टली जो होते हैं वो क्या हैं, वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, लॉयर्स हैं, उनकी शॉप है, कारपेंटर हैं, प्लम्बर हैं, कुछ ना कुछ काम कर रहे होते हैं और साथ में वो अपने पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। पर ये लोग जो हैं प्रोफेशनल, जिसको बोला जाता है, उसका मतलब होता है कि उसका काम ही वही है। जैसे अब कोई अगर डॉक्टर है तो वो मेडिसिन के एरिया में प्रोफेशनल है, कोई लॉयर है तो वो लीगल चीज़ों में प्रोफेशनल है, कोई इंजीनियर है तो वो टेक्नोलॉजी में, जिस भी चीज़ का इंजीनियर है उसमें प्रोफेशनल है। तो ये वो लोग होते हैं जिनका डे इन डे आउट काम ही सिर्फ इन्वेस्टमेंट्स होता है। और ये जो वीडियो है, अगेन यहाँ पे मेरी कोई बाय एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं होगी, समझाने के लिए सब कुछ समझाऊंगा। और सुनने में शायद आपको ये लगे कि ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये जो प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं ये बहुत ज़्यादा पैसा चार्ज करते हैं। और स्पेशली जो स्मॉल रिटेल क्लाइंट्स होते हैं वो इनके पास जा ही नहीं सकते, क्योंकि आप सोचो ना, ये जो प्रोफेशनल लोग हैं, ये आपसे, इनको अगर सपोज़ करो इन्होंने 15-20 लाख साल का कमाना है, तो ये इनको इनके क्लाइंट से ही पैसा मिलता है। तो जिसको इतनी सैलरी मिलनी है, वो पैसा उसको उसके क्लाइंट से मिलना चाहिए। और अगर ये 50-60 क्लाइंट्स भी रख के काम करता है सिर्फ एक प्रोफेशनल मैनेजर, तो आप समझ सकते हो कि उनके लिए कितना मुश्किल है, मतलब एक एक क्लाइंट को कितना ज़्यादा पे करना पड़ेगा। और रिटेल इन्वेस्टर्स कभी भी ये पेमेंट नहीं कर सकते। तो आज हम एक टेक्निक देखेंगे जिससे कि रिटेल इन्वेस्टर्स जो बहुत छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते इन प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स को गाइडेंस के लिए, वो भी कैसे उनको हायर कर सकते हैं, उनकी गाइडेंस ले सकते हैं। तो इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। एंड सबसे पहली चीज़, एक चीज़ क्लियर कर दूं कि प्रोफेशनल जो मैनेजर्स होते हैं उनको जब कंपेयर किया जाए रिटेल इन्वेस्टर से, तो उनके पास एडवांटेजेस क्या होते हैं, मतलब ऐसा क्या ज़रूरी है कि हम कह रहे हैं भाई प्रोफेशनल मैनेजर्स जो हैं उनकी एडवाइस लेना या उनकी जानकारी, उनकी नॉलेज एक्वायर करना ज़रूरी है। तो देखो, आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर जो हो ना, अलग अलग स्टेजेस पे हो सकते हो। एक हो सकता है कि आप 10-15 साल से ऑलरेडी खुद इन्वेस्ट कर रहे हो, आपने ढेर सारी किताबें पढ़ी हैं, आपने पूरा बेसिकली मार्केट में इतना एनालिसिस कर चुके हो, हर कंपनी का इतना आपका हाथ बैठ चुका है कि आप खुद से अच्छा खासा एनालिसिस कर लेते हो। पर ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो एक तो खुद से एनालिसिस कर पाएँ, और दूसरा उनका एनालिसिस एक्यूरेट भी हो, और तीसरा उनका टाइम टेस्टेड भी हो। क्योंकि कई बार हमारे दिमाग में एक ख्याल होता है कि हमें बहुत अच्छे से एनालिसिस आता है, जब मार्केट में एक्चुअली इन्वेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि प्रॉफिट हो रहा है कि नुकसान हो रहा है। तो उनका एक ट्रैक रिकॉर्ड भी होना चाहिए, थ्योरी में उनको नॉलेज भी होनी चाहिए, और एक लंबे टाइम फ्रेम का, कम से कम 5 साल 10 साल का उनको एक एक्सपीरियंस भी होना चाहिए एक्चुअल इन्वेस्टिंग का। देखो, पेपर पे इन्वेस्ट करना ना बहुत आसान होता है, क्योंकि पेपर पे आप कोई शेयर्स जब खरीद लेते हो तो उसमें इमोशंस नहीं जुड़ते। जब वो शेयर प्राइस गिरती है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपको ये लगता है कि मेरा एनालिसिस गलत था। पर जब अपना एक्चुअल पैसा डूब रहा होता है ना, तो उस पोजीशन को कन्विक्शन से होल्ड कर पाना या उस वक्त और उसमें शेयर्स ऐड कर पाना, वो एक बिल्कुल अलग चीज़ होती है। तो प्रोफेशनल मैनेजर्स जो होते हैं, मनी मैनेजर्स, जिनका डे इन डे आउट यही काम है, उनको देखो सबसे पहला एडवांटेज क्या होता है कि ये लोग नॉर्मली क्वालिफाइड होते हैं, यानी इनके पास किसी ना किसी तरह की डिग्री होती है। और आप सोचो कि अगर आप एक डॉक्टर हो, तो आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में कितना दिमाग लगा लोगे, कितना टाइम स्पेंड कर लोगे। आपको कम से कम 40 घंटे, 60 घंटे, 70 घंटे जो है हर हफ्ते अपने प्रोफेशन को देने पड़ेंगे, चाहे आप डॉक्टर हो, चाहे आप टीचर हो। आप मतलब एक जो स्कूल टीचर होते हैं उनका भी देखो कितना काम रहता है। वो सुबह स्कूल के लिए निकलते हैं, दोपहर को वापस आते हैं, फिर वो ट्यूशन्स भी बहुत लोग लेते हैं। उसके अलावा उन्होंने अपनी फैमिलीज़ को भी देखना है। तो कोई भी जो इंसान है वो अपने प्रोफेशन को कम से कम दिन में 6 से 8 घंटे देता है। आजकल जॉब्स इतनी डिमांडिंग हो चुकी हैं, अगर आप नौकरी में हो या इवन आपका अपना बिजनेस है, तो बिजनेसमैन तो मेरे ख्याल से कभी उनका छुट्टी होती ही नहीं, वो सैटरडे संडे भी काम कर रहे होते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि अगर आपका कोर प्रोफेशन जो है वो ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग नहीं है, तो आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में मैक्सिमम दिन में 1 घंटे 2 घंटे दे पा रहे होगे, उससे ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर सकते। वेरएज़ ये जो लोग होते हैं, क्योंकि इनका प्रोफेशनली काम ही यही है, तो ये 8-10 घंटे 12 घंटे हर रोज़ जो हैं
वो इस चीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। अब ये चीज़ आप भी समझ सकते हो कि कोई भी हम अगर एरिया पकड़ लें, किसी भी एरिया को पकड़ लो, उसमें जो इंसान 12 घंटे, 10 घंटे रोज़ काम कर रहा है, उसका नॉलेज लेवल, उसका स्किल सेट जो होता है, वो नॉर्मली एक ऐसे इंसान से जो सिर्फ़ 1-2 घंटे उस एरिया में दे पा रहा है, ज़्यादा बन जाता है। तो पहली चीज़ क्या होती है कि इनके पास कोई ना कोई क्वालिफ़िकेशन होती है, और दूसरा ये जो टाइम स्पेंड करते हैं ना, ये इतना ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं कि अगर क्वालिफ़िकेशन नहीं भी है, तो वो जो उन्होंने टाइम स्पेंड किया वो अपने आप में क्वालिफ़िकेशन बन जाती है। आप कोई भी एरिया पकड़ लो जो आपको नहीं आता, आप सीखना चाहते हो, सपोज़िंग आप खाना बनाना सीखना चाहते हो, आपको बिल्कुल खाना बनाना नहीं आता, आप रोज़ 10 घंटे खाना बनाने लग जाओ। आप विदिन 6 मंथ्स एक ज़बरदस्त कुक बन जाओगे, क्योंकि आपने वो 6 महीने जो है ना, ऑन द जॉब एक्सपीरियंस गेन कर लिया। तो आपके पास कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं थी, आपने किसी प्रोफ़ेशनल शेफ़ से ट्रेनिंग नहीं ले रखी, किसी होटल में काम नहीं कर रखा, किसी रेस्टोरेंट में आपने खाना नहीं बनाया हुआ। पर जस्ट बिकॉज़ आप 6 महीने से आप वो काम करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, आप उसमें एक्सपर्ट बनने लग जाते हो। तो पहली चीज़, प्रोफ़ेशनल जो मैनेजर्स होते हैं, उनका जो एक्सपीरियंस होता है, वो हम नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर्स से कहीं ज़्यादा होता है, क्योंकि वो डे इन डे आउट ये काम कर रहे होते हैं। उनकी हर किसी से डिस्कशन जो होगी वो इन्वेस्टमेंट्स के बारे में होगी। उनकी हर किसी से जो जो सारा दिन उनकी हम लोग जो नॉर्मली नॉर्मल न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, वो मोस्ट ऑफ द टाइम फाइनेंशियल न्यूज़पेपर्स पढ़ेंगे। तो उनका पूरा आउटलुक ही एक डिफरेंट होता है ना, कि जिस इंडस्ट्री में वो काम कर रहे हैं, जो उनका डे टू डे काम है, उसमें उनके 10-12 घंटे लगने ही लगते हैं। दूसरा, ये जो प्रोफेशनल मैनेजर्स होते हैं, ये यूजुअली ह्यूज सम अमाउंट ऑफ मनी जो है उसको मैनेज करते हैं। कोई 500 करोड़ मैनेज कर रहा है, कोई 1000 करोड़ मैनेज कर रहा है, कोई 5000 करोड़ मैनेज कर रहा है। तो जब इतने बड़े-बड़े अमाउंट आप मैनेज करते हो, तो आपके पास रिसोर्सेज़ की कमी नहीं होती। अब रिसोर्सेज़ से मेरा क्या मतलब है? एक आम आदमी को ना अपने घर की सब्जियाँ भी खुद खरीद के लानी होती हैं, उसको गाड़ी में पेट्रोल भी खुद डलवाना है, उसको सारा काम खुद करना है। तो अगेन ये चीज़ रिलेट होती है, आपके पास कितना टाइम है, कितना डिस्ट्रैक्शन आपकी लाइफ में है कि आप फ़ोकस से सिर्फ़ स्टॉक्स को एनालाइज़ कर सकते हो। ये जब काम करते हैं, तो इनके पास ऑफ़िस में कम से कम 8-10 लोग रहेंगे, जो 5000 करोड़ मैनेज कर रहा है या 2000 करोड़ भी इवन मैनेज कर रहा है, उसने कम से कम 8-10 लोग का स्टाफ़ रखा होता है। उसकी लाइफ़ की जितनी बाकी चीज़ें हैं ना, जो उसको डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं, वो ये सारा स्टाफ हैंडल करता है। उनके उनके पास ये कोई भी जो डे टू डे हमारे रिटेल इन्वेस्टर्स के पास घर के काम रहते हैं, ये नहीं रहते। तो वो फ़ोकस से अपना एनालिसिस कर सकते हैं। दूसरा, जो ये स्टाफ होता है, इसमें बहुत सारे जो पढ़े-लिखे लोग हैं, यानी कि जो फाइनेंस मार्केट्स को समझते हैं, जिनका प्रायर एक्सपीरियंस है, बैंकर्स हैं, पीएचडी होल्डर्स हैं, उनको रखा जाता है। तो ये लोग ऑलरेडी एक जो बेसिक एनालिसिस है, वो करके रिपोर्ट अपने बॉस को प्रेज़ेंट कर देते हैं, और बॉस फाइनली वो प 15-20 रिपोर्ट्स को देखता है। उसमें से मतलब जो इन्फॉर्मेशन, अब सपोज़िंग मैं हूँ, मेरे पास कोई स्टाफ नहीं है, तो मैं पहले किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट डाउनलोड करूँगा। जब भी क्वार्टरली रिपोर्ट आएगी, तो वो रिपोर्ट को पहले मैं डाउनलोड करूँगा, एनुअल रिपोर्ट आएगी तो उसको डाउनलोड करूँगा। वो 300-400 पेज की रिपोर्ट जो है मैं पहले पढ़ने बैठूँगा। उसमें मेरा कम से कम जो है 2 से 3 दिन का टाइम जा सकता है, अगर मैं पूरी रिपोर्ट समझना चाहूँ। एक बार कंपनी के बेसिक्स आप समझ जाते हो तो मोस्टली आप फाइनेंशियल्स पे फ़ोकस करते हो, मोस्टली आप मैनेजमेंट की जो अर्निंग्स कॉल होती है या उसकी जो कमेंट्री होती है उसको देखते हो। पर स्टिल, अगर आप पूरी एनुअल रिपोर्ट को अच्छे से स्टडी करके उसमें से मेन-मेन पॉइंट्स निकालना चाहते हो और ये काम खुद करते हो, तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं। अब यही मेरे पास अगर स्टाफ हो, तो वो सारी रिपोर्ट पढ़ेंगे, वो मेरे को 1, 2 पेज या 3 पेज में पूरी समरी बना के दे देंगे। तो अभी 300 पेज पढ़ने की जगह मेरा काम शॉर्ट लिस्ट हो जाता है कि मुझे सिर्फ़ 3 पेज पढ़ने हैं। इन्फॉर्मेशन जो मेरे पास आ रही है वो उतनी ही आ रही है, जितनी कि 300 पेज पढ़ने के बाद आनी थी। तो यानी इनके पास रिसोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं, जिस वजह से ये डिसीज़न मेकिंग इनकी फ़ास्ट भी होती है और ज़्यादा एक्यूरेट भी होती है। जब एक अकेला बंदा काम करता है, गलती हो सकती है ना, पर जब आपको आपके पास टीम है पूरी और वो आके कोई चीज़ आपको बता रहे हैं, पहले तो आप खुद ही क्रॉस चेक कर रहे हो। उसके बाद जब आप एक्चुअल इन्वेस्टमेंट लोगे, आप दूसरे अपने एम्प्लॉयी से उसको क्रॉस चेक करा सकते हो। तो ये दूसरा इनको एडवांटेज हो जाता है। तीसरा, प्रोफ़ेशनल मैनेजर्स को जो एडवांटेज रहता है वो ये कि इनका जो सर्कल होता है जिसमें ये उठते-बैठते हैं। अब आप सोचो, कोई अगर किसी बिज़नेस में है, जैसे कोई डॉक्टर है या कोई लॉयर है, तो उसका उठना-बैठना किसके बीच में होगा? डॉक्टर जो हैं वो मोस्टली डॉक्टर्स के साथ उठेंगे-बैठेंगे। तो जब वो डॉक्टर्स के साथ उठेंगे-बैठेंगे, क्या उनकी कभी आपस में इस तरह से बात नहीं होगी, भाई इस बीमारी के टेस्ट के लिए एक नया टेस्ट आया है, ये वाले टेस्ट में जो है पता चल जाता है, जल्दी से पता चल जाता है कि इस बीमारी में मतलब क्या दवाई देनी चाहिए, क्या इलाज करना है, या कोई नई दवाई जो है वो निकल के आई है, ये दवाई से इलाज हो जाता है। या कोई लॉयर होगा तो उसको आइडिया नहीं मिलते रहेंगे रोज़ कि यार इस वाले केस में ये वाली आर्ग्यूमेंट दे के केस जीता गया था। तो ये आप जिस सर्कल में बैठते हो,
उस सर्कल में आपकी कॉम्पिटेंस बढ़ती जाती है। अगर कोई टेक्नोलॉजी सेक्टर में काम कर रहा है, सपोज़िंग कोई प्रोग्रामर है, कोडिंग कर रहा है, तो वो कोडिंग करने वाला इंसान जब बाकी अपने पीयर ग्रुप में बैठेगा, तो कोई ना कोई उसको बताएगा, यार देख ये नया वाला जो है ना प्रोग्राम आया है, या नई जो है लैंग्वेज आई है, या नया वाला एक मॉड्यूल आया है, ये लगाने से जो है प्रोग्राम और भी फास्ट हो जाता है। तो ये सारा स्किल सेट जो होता है, हम जो एक्वायर करते हैं, ये हम उस चीज़ में एक्वायर करते हैं जिनके साथ हमारा उठना बैठना होता है। ये जो प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स हैं, ये आपस में भी कनेक्टेड रहते हैं। इनके पास सबसे बड़ी बात जो नॉलेज आती है, वो सिर्फ़ ये नहीं होती कि ये खुद कितना स्टडी कर रहे हैं, या पब्लिकली जो अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है, उसमें से कितना स्टडी कर रहे हैं। देखो, इस वक़्त जो है ना इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा आ जाती है किसी एक इंसान के लिए, उस सब चीज़ को पढ़ के एब्ज़ॉर्ब करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो यहाँ पे आपके पास रेडीमेड इन्फॉर्मेशन जो है, मतलब आपका जो ग्रुप है, आपका जो रोज़ का उठना बैठना है, वो ऐसे सर्कल में है जहाँ आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन आसानी से मिलती रहेगी। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, एडवांटेजेस होते हैं कि प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स को एज़ कम्पेयर टू रिटेल इन्वेस्टर्स, चाहे आप वो एक्सपीरियंस कह लो, चाहे आप वो उनका नॉलेज लेवल कह लो, चाहे वो आप उनका जो रिसोर्सेज हैं इन टर्म्स, उनको जो हेल्प अवेलेबल होती है वो कह लो, और बेसिकली उनको कोई सब्सक्रिप्शन खरीदनी है, सपोज करो कि किसी चीज़ की उनको सब्सक्रिप्शन लेनी है। हम रिटेल इन्वेस्टर अगर 10,000 की सब्सक्रिप्शन लेनी होगी तो 10 बार सोचेंगे कि हमारे एनालिसिस में वो सब्सक्रिप्शन हेल्प कर सकती है, पर कितने लोग एक्चुअली खरीदते हैं, वो लोग सोचेंगे नहीं, वो फट से खरीद लेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं। और ये मैं एवरेज उस पे मीन्स में बता रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि रिटेल इन्वेस्टर्स खुद से अच्छे से इन्वेस्ट नहीं कर सकते, और मैं ये भी नहीं कह रहा कि जो सारे प्रोफेशनल मनी मैनेजर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा कोई एक्सीलेंट रिटर्न्स देते हैं। तो ये मेरा यहाँ पे कंक्लूजन डिराइव करने का बिल्कुल भी मकसद नहीं है। मैं जो समझाना चाह रहा हूँ कि एक जनरल अगर हम एवरेज लेके चलें, तो प्रोफेशनल मैनेजर्स के पास ज़्यादा रिसोर्सेज होते हैं, ज़्यादा स्किल सेट होता है। तो ये अब हमने क्योंकि समझ लिया, अब देखते हैं कि अगर किसी प्रोफेशनल मैनेजर को हम हायर करना चाहें, पहले तो 99% आप हायर ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये जो बड़े लोग होते हैं जो 2-2 4-4 हज़ार का करोड़ का पोर्टफोलियो खुद हैंडल करते हैं, इनके पास टाइम थोड़ी है कि वो एक-एक जाके रिटेल इन्वेस्टर को गाइड करेंगे, क्या करना है, क्या क्या खरीदना है, कौन-सा शेयर बेचना है। तो समझते हैं कैसे किया जा सकता है ये। तो मैंने गूगल पे जाके एक जनरल सर्च किया, एचएनआई पोर्टफोलियो। अब एचएनआई पोर्टफोलियो का मतलब क्या है कि अगर मैं इस चीज़ को सर्च करता हूँ, तो देखो मनी कंट्रोल तो एक वेल नोन वेबसाइट है। तो यहाँ पे इंफॉर्मेशन को हम ट्रस्ट कर सकते हैं, और थोड़ी देर पहले मैं जब चेक कर रहा था तो ये दूसरी साइट भी मुझे दिखी थी। तो अभी इनको हम देखेंगे, पर इससे पहले मैं ये बता दूँ कि मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ। मैं आपको जो चीज़ समझाना चाह रहा हूँ वो ये, कि हम कोई भी चीज़ जब सीखते हैं तो कैसे सीखते हैं। आप स्कूल में जाते हो, आप मैथ्स सीखना चाहते हो कि 1+1 2 होता है। आप कैसे सीखते हो? आपको अपने आप से तो नहीं आ जाता ना। आपके क्लास में जो टीचर होता है, आप उसको करते हुए देखते हो कि उसने बोर्ड पे लिखा 1+1 = 2, और उसको देख के आप सीखते हो ना। आप खाना बनाना नहीं जानते, आप किचन में जाते हो, आपके घर में जो भी कुक करता है, आप उसको देखते हो भई ये कैसे बना रहा है, कैसे सब्ज़ी काट रहा है, कैसे जो है इसको पका रहा है, आपको खाना बनाना आ जाता है। हम गाड़ी चलाना सीखना चाहते हैं, गाड़ी चलाना हम कैसे सीखते हैं? कोई किताब पढ़ के तो गाड़ी चलाना सीखता नहीं है। आप किसी को गाड़ी चलाते हुए देखते हो, वो थोड़ा आपको गाइड भी करता है, पर देखते-देखते आप सीख जाते हो। भई दोनों हाथ से स्टीयरिंग पकड़ना होता है, ये बीच में क्लच को दबा के गियर लगाना होता है, यहाँ पे प्रेस करने से हॉर्न बज जाता है। तो ये चीज़ कैसे पता चलती है आपको? हमारा जो ह्यूमन बीइंग्स का सीखने का तरीका है कि हम किसी को देखते हैं, और फिर वो जो काम जैसे भी कर रहा है, उसको देख के हम खुद करने की कोशिश करते हैं। जाके देखो कि कितना लोग जो हैं डांस सीखते हैं, कितने लोग हैं उन्होंने खुद से डांस के स्टेप्स जो हैं इन्वेंट किए हैं। उन्होंने किसी भी एक्टर को, किसी भी सेलिब्रिटी को डांस करते हुए देखा है, किसी कोरियोग्राफर को डांस करते हुए देखा है, और फिर उन स्टेप्स को कॉपी किया जाता है, और अपने जो शोज़ होते हैं उसमें वो उन डांस स्टेप्स को कॉपी करते हैं, पूरी परफॉर्मेंस बना लेते हैं। हाँ, अब ये चीज़ समझने की है कि शुरू में आप किसी को कॉपी करोगे, और धीरे-धीरे, जैसे खाना बनाने का एग्ज़ाम्पल ले लो, शुरू में आप किसी को देख के खाना बनाओगे, पर धीरे-धीरे आप अपनी एडजस्टमेंट करनी शुरू कर दोगे। जब आपका खुद का हाथ बैठ जाएगा, तो फिर आप अपने हिसाब से करने लग जाओगे कि भई मुझे जो है सब्ज़ी थोड़ी ज़्यादा पकी हुई पसंद है या कम पकी हुई पसंद है, तो मैं इस ऐसे बनाना है। मैंने तेल कम यूज़ करना है, मैंने बॉइल्ड की तरफ ज़्यादा फ़ोकस रखना है। वो आपकी चॉइस हो जाती है ना कि आपको डीप फ्राई करना है, शैलो फ्राई करना है। तो वो एडजस्टमेंट, वो जो फ्लेवर होता है, वो आप अपने हिसाब से ले आते हो। तो यहाँ पे मैं अगर मतलब यहाँ नेम कॉल आउट करना चाहूँ, तो एक काफ़ी बड़े इन्वेस्टर हैं, उनका नाम है मोनीश पाबराय। तो वो इनफैक्ट बहुत सारे अपने इंटरव्यूज़ में ये बार-बार बोलते हैं
कि वो जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, वॉरेन बुफे जो यूएस के माने हुए इन्वेस्टर हैं, लेजेंडरी इन्वेस्टर हैं, वो कहते हैं कि मैं बहुत सिंपल सा एक तरीका रखा था कि जहाँ वॉरेन बफे इन्वेस्ट करते थे, वो कंपनीज़ को मैं स्टडी करना शुरू कर देता था। तो लॉजिकली अगर हम सोचें कि अगर किसी फ़ील्ड में हमें पता चल जाए कि कोई एक्सपर्ट है, अब क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर जो है वो एक्सपर्ट है, राइट? अगर सचिन का एक आपको रूल पता चल जाए, भई अगर बॉल जो है वो ऑफ स्टंप के बाहर इतनी दूरी से जाएगी तो उस बॉल को नहीं प्ले करना है, नहीं टच करना है। तो क्या एक जो बिगिन कर रहा है अपना क्रिकेट में करियर, जो अभी स्टार्ट कर रहा है, वो उस रूल को फ़ॉलो नहीं कर सकता? तो आप किसी भी फ़ील्ड में एक एक्सपर्ट को पकड़ लो और उस एक्सपर्ट के जो बेसिक रूल्स हैं, अगर वो आपको पता चल जाते हैं, तो उसको आप समझ सकते हो, उसको आप फ़ॉलो कर सकते हो और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपका मतलब इमीडिएटली जो लेवल है, आप ज़ीरो लेवल पे थे, आपको बिल्कुल इन्वेस्टमेंट्स की नॉलेज नहीं थी, आपको बिल्कुल ट्रेडिंग की नॉलेज नहीं थी, पर ऑल ऑफ अ सडन अब आपके पास क्या मिल गया, ऐसा आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई जो एक प्रोफेशनल ने जिसने पूरी लाइफ डेडिकेट की है उस एरिया में, उसकी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो स्टॉक्स में अब फ़ायदा क्या होता है कि जितने प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो एफआईआईज़ हों, चाहे डीआईज़ हों और हाई नेट वर्थ जो इंडिविजुअल्स होते हैं, इन सब की जो इन्फॉर्मेशन होती है कि इन्होंने कौन-कौन सी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रखा है, ये गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग, रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग इनको फाइल करनी पड़ती है और ये पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होती है। तो क्या ये गलत होगा कि अगर आप एक सिंपली बिगिनर इन्वेस्टर हो, आपको अपनी बिल्कुल भी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो आपके पास स्टॉक मार्केट में 5,500 स्टॉक्स हैं। 5,500 में से आप 6,000 में से कोई भी स्टॉक पिक कर सकते हो। तो आप गलत भी पिक कर लोगे ना, आपको क्या पता चलेगा ये अच्छा स्टॉक है कि खराब स्टॉक है? तो क्या ये कहना गलत होगा कि अगर आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हो कि आपको बिल्कुल आइडिया नहीं है इन्वेस्टमेंट और एनालिसिस के बारे में और आप बिल्कुल ही कंफ्यूज हो रहे हो कि मुझे कहाँ पैसा लगाना चाहिए, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, तो पहले तो आपको किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र को कंसल्ट करना ही चाहिए। पर फाइनेंशियल एडवाइज़र हम छोटा-मोटा क्यों लें? हम फाइनेंशियल एडवाइज़र क कैन वी नॉट हायर द बिगेस्ट फाइनेंशियल एडवाइज़र? अभी राकेश झुनझुनवाला जी ने टाइटन में इन्वेस्ट किया हुआ है, ये सारी दुनिया को पता था ना। तो जो ये देख रहा है कि उनका ट्रैक रिकॉर्ड कितना बढ़िया था और उसके बाद उन्होंने टाइटन में इन्वेस्ट किया। अगर 1 साल बाद क्या, मैं कह रहा हूँ 2 साल बाद भी आपने टाइटन में इन्वेस्ट किया होता, क्या उस इंसान ने पैसे नहीं बनाए होते? तो पॉइंट ये आ जाता है कि अगर आप किसी भी जैसे अब यहाँ पे नेमिंग दिया गया है, मैंने जो आर्टिकल ओपन करके रखा है, इसमें नाम दिया गया है बिग शार्क पोर्टफोलियो का, राइट? तो बिग शार्क कह लो इनको, कोई इनको सुपर इन्वेस्टर कहता है, कोई इनको हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स कहता है। मैं यहाँ पे जो करके दिखा रहा हूँ ना, ये सारा वो है जो फ्री इन्फॉर्मेशन है। मैं कोई पेड सब्सक्रिप्शन या कोई भी पेमेंट वाली चीज़ यहाँ ओपन नहीं करूँगा। मेरी कोशिश रहेगी मैं सारी इन्फॉर्मेशन फ्री में निकालूँ। हो सकता है एक वेबसाइट से मिल जाए, अगर एक से नहीं मिलेगी तो हम मल्टीपल वेबसाइट्स पे जाने की कोशिश करेंगे, पर फ्री में ये सारी इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करेंगे। और बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि हम किसी को भी देख के सीख सकते हैं। तो अगर ये पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन है कि जो दुनिया के बेस्ट इन्वेस्टर्स हैं, इंडिया के जो बेस्ट इन्वेस्टर्स हैं, वो कौन-सी कंपनीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं। उन्होंने पिछले 3 महीने, 6 महीने में कौन-सी नई कंपनी खरीदी है। तो क्या हम उस कंपनी को खरीद के पैसा नहीं बना सकते? क्या एटलीस्ट वो हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दे सकता कि हम बिल्कुल ही कन्फ्यूज़ हैं, हमें पता ही नहीं चल रहा भाई कौन-सी कंपनी के बारे में सोचना चाहिए, उसको और रिसर्च करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। क्या वो हमें एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिल सकता? इज़ इट नॉट एज़ गुड कि हमने उनकी सर्विसेज़ को हायर कर लिया? जो एनालिसिस इन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स ने खुद किया होगा, अपनी टीम से करवाया होगा, पिछले 4-5 महीने से 6 महीने से शायद ये एनालाइज़ कर रहे होंगे, शायद ये साल 2 साल से वेट कर रहे होंगे कि एनालाइज़ तो करके बैठे हैं पर वो सही प्राइस पे आ जाए तब खरीदेंगे और अब ये खरीद रहे हैं उस स्टॉक को। तो क्या इनको देख के हम नहीं सीख सकते कि कौन से स्टॉक्स जो हैं इस वक़्त मार्केट में हम ले सकते हैं? और इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है कि आप इन इन्वेस्टर्स के ट्रैक रिकॉर्ड को भी देख सकते हो और दूसरा आप इनके स्टाइल को भी देख सकते हो। अगर कुछ लोग वैल्यू इन्वेस्टिंग में जाना चाहते हैं, तो आप ऐसे सुपर इन्वेस्टर को देखो, ऐसे बिग शार्क को जो यहाँ नाम दिया गया है देखो, ऐसे प्रोफेशनल मैनेजर को देखो जो वैल्यू इन्वेस्टिंग करता है। अब वैल्यू इन्वेस्टिंग यूएस मार्केट्स में वेल नोन है कि वॉरेन बुफे करते हैं। तो जिसको वैल्यू इन्वेस्टिंग का शौक है, वो उनको पोर्टफोलियो को फॉलो कर सकते हैं। कोई ऐसा होगा जो ज़्यादा ट्रेडिंग में बिलीव करता है कि फटाफट से लिया, फटाफट से बेच दिया। तो आप उस तरह का जो सुपर इन्वेस्टर है उसको देख सकते हो, जो हर यहाँ पे रिपोर्ट्स मेरे ख्याल से आती होंगी कि हर क्वार्टर नए कौन से स्टॉक्स लिए, पुराने कौन से बेच दिए। तो जिसमें आपको दिख रहा है कि ज़्यादा एडिशन सब्ट्रैक्शन होती ही नहीं है, जो है उसी को चलाने देते हैं, वो हो गया आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। और जहाँ पे आपको दिखता है कि बार-बार हर महीने जो है, हर 3 महीने, 4 महीने में मल्टीपल स्टॉक्स बेच दिए जाते हैं, नए ऐड कर दिए जाते हैं, वो आपकी ट्रेडिंग वाली कम्युनिटी होगी।
तो मतलब ये एक स्टार्टिंग पॉइंट बता रहा हूँ कि आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको कोई नॉलेज नहीं है, आपको बिल्कुल ही समझ नहीं है कि कहाँ पे ढूँढना शुरू करना चाहिए, कहाँ पे हमारे पॉसिबल स्टॉक्स बन सकते हैं, वो ये फॉलो कर सकते हैं। और ये काइंड ऑफ आपको जो प्रोफेशनल मैनेजर है, जिनका ब्रेड एंड बटर ये है, जिनकी सर्विसेज मतलब आप चाहोगे भी तो आप इनकी सर्विसेज लोगों की हायर नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि इनके पास अपना खुद का इतना काम है और वो हज़ारों करोड़ों में जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो क्यों आके एक-एक बंदे को हेल्प करेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं, मैंने कुछ नहीं किया था, मैंने गूगल पे जाके सिर्फ सर्च किया था एचएनआई पोर्टफोलियो और उसके बाद ये वेल नोन वेबसाइट्स जो है मैंने ओपन कर ली। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहले तो टॉप इन्वेस्टर पोर्टफोलियो में जो है राकेश झुनझुनवाला एंड एसोसिएट्स, राधाकृष्णन दमानी, तो ये सारे के सारे जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं ये इंडिविजुअल्स हैं और यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और एफआई इन्वेस्टर्स जो हैं इनकी लिस्ट आ जाती है। तो ठीक है, अब इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके आगे क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो यहाँ पे मैंने अगर क्लिक किया तो ये देखिए ओपन आता है। अब यहाँ मनी कंट्रोल पे जो है इन्होंने मतलब दिखा दिया है कि फ्रेश एंट्री एग्जिट इन पोर्टफोलियो। तो यहाँ पे 3 स्टॉक जो हैं इन्होंने सेल किए। तो हम वापस चलते हैं, हम देखते हैं जिसने किसी ने बाय करे हैं अभी रिसेंटली। तो यहाँ टॉप स्टॉक्स बॉट या सोल्ड में डायरेक्ट देख लेते हैं। अब इसमें दिखा नहीं रहा है डायरेक्ट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तो गवर्नमेंट की बाय होती है तो इसको नहीं देखते। बॉट में अब एसबीआई ग्रुप को जैसे हम खोल के देखते हैं तो एसबीआई ग्रुप में यहाँ पे नहीं दिखा रहा है कि इन्वेस्टर्स बिलो और इनकी टॉप होल्डिंग्स। अब यहाँ पे इन्होंने देखिए नाम मेरे ख्याल से हाइड कर दिया और ये इसको प्रीमियम फीचर में देने की कोशिश करेंगे, तो हम दूसरी वेबसाइट पे चलते हैं। तो ये भी मैंने गूगल से ही निकाली है, मतलब यहाँ पे मैंने कुछ नहीं करा, पर एटलीस्ट आपको मतलब नाम यहाँ पे पता चल जाएंगे। तो इस पे एटलीस्ट आपको सारे के सारे जो नाम हैं जिनको आप इंडिविजुअली गूगल पे सर्च कर सकते हो वो आपको मिल जाते हैं कि कौन सबसे बड़े इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स हैं, कितनी कंपनीज में उनकी होल्डिंग्स हैं। अब यहाँ से हम एक नाम उठाते हैं, इधर ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो आशीष कचोलिया यहाँ पे आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे भी ये थे 41 होल्डिंग्स हैं। देखते हैं यहाँ पे इनकी पूरी लिस्ट निकल पाती है कि नहीं। तो व्यू होल्डिंग्स में जाते हैं और व्यू होल्डिंग्स में हाँ देखिए, तो यहाँ पे पूरी कंपनीज के नाम आने लग गए। अब इनके पास 41 स्टॉक्स इट सीम्स हैं जो जिनमें इन्होंने इन्वेस्ट कर रखा है। शायद 51 है, वो 41 से अपडेट हो गई। यहाँ पे 51 नहीं 41 ही होंगे शायद। ये पुराना डेटा भी दिखा रहा है कि पिछले क्वार्टर्स में कौन कौन से उनके पास थे, इसलिए लंबी लिस्ट है। तो अभी जून की हम अगर बात करें, जून 2023 क्योंकि यहाँ पे चल रहा है, तो यहाँ पे ये दिखा रहा है कि कितने परसेंटेज होल्डिंग इनके पास कौन सी कंपनी की है, राइट। तो इससे आपको आइडिया हो जाता है। अब देखो एडीएफ फूड्स में इनकी पुरानी होल्डिंग है, इन्होंने चेंज नहीं करी, यहाँ पे इन्होंने बढ़ाई है। तो इससे यहाँ से मतलब डायरेक्ट तो नहीं बता रहा बॉट और सोल्ड क्या है, पर एटलीस्ट इससे हमें पता चल जाता है कि कितने परसेंटेज जो होल्डिंग थी वो इनके पास पोर्टफोलियो में थी। तो यहाँ पे ये एडोर वेल्डिंग जो है इसकी बढ़ गई है। बीटा ड्रग्स 39 एक्टिव स्टॉक्स फ्रॉम 51 स्टॉक्स ऑन, ओके। तो फिर यहाँ पे ये अब आप देख सकते हो कि ये रिसेंट ही एडिशन थी, ये पिछले दिसंबर में पहली बार परचेज किए गए हैं। तो ऐसा कुछ ढूंढते हैं जो बिल्कुल अभी ऐड किया है, ऐसा कुछ है जो पहले नहीं था और अभी ऐड हुआ है। तो ये भी रिलेटिवली रिसेंट है, शंकरा बिल्डिंग प्रोडक्ट्स। और ये मुझे नाम देख के लग रहा है कि इनका मोस्टली इन्वेस्टमेंट जो है ये स्मॉल कैप कंपनीज में है। तो मैं वही कह रहा हूँ, हर इन्वेस्टर का जो होता है अपना एक स्टाइल होता है, तो आपको वो देखना पड़ेगा, वो स्टडी करना पड़ेगा। अब ये वाली अगर हम इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो यहाँ पे आपको साफ दिखाई देगा कि वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स जो है इन्होंने जून में ऐड किए, क्योंकि जून से पहले देखो कहीं पे नहीं है। तो अगर अब इनकी हम देखना चाहें कि आशीष कचोलिया जी ने नई कौन सी इन्वेस्टमेंट ली है जून में, तो वो आपको साफ दिखाई दे रहा है कि एक तो ये वीनस पाइप्स एंड ट्यूब्स है और एक एसजी फिनसर्व है। तो यहाँ से मैं ये नहीं कह रहा कि कोई स्टॉक को बाय या सेल करना चाहिए, क्योंकि उनका पोर्टफोलियो जो प्रोफेशनल मैनेजर्स का होता है वो कई बार बैलेंस करने के लिए अपने पोर्टफोलियो को भी कोई स्टॉक्स ऐड करते हैं। पर मोर और लेस आपको यहाँ एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है कि जो हमारे सबसे बड़े प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स हैं मार्केट में वो पैसा कहाँ पे लगा रहे हैं। तो आई थिंक इस साइट पे काफ़ी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। अब अगेन वही कोशिश करते हैं यहाँ से ढूंढने की। आशीष धवन यहाँ पे नाम आ रहा है, तो देखो ये आशीष धवन जी भी यहाँ पे दिख गए। अब इनकी होल्डिंग्स भी यहाँ पे मिल जाएंगी, तो ये तो अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया कि मनी कंट्रोल पे वो चीज़ें हिडन थी, पर मेरा टारगेट वही था कि मैं कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन वाली चीज़ से दूर रहूँगा और फिर भी हम आइडिया निकालने की कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल फ्री में काम करने की कोशिश करेंगे। थोड़ी मेहनत लग रही है, पर मेहनत करना अच्छी बात होती है। तो यहाँ पे अब देखिए इनकी अगर हम होल्डिंग देखते हैं, अगेन आपको पहले तो उनकी सारी होल्डिंग्स दिख जाएंगी और यहाँ पे 12 एक्टिव स्टॉक्स 15 में से दिखा रहे हैं।
तो यहाँ से अब आपको क्या पता चलता है कि सिर्फ 15 स्टॉक्स अगर टोटल थे उसमें से 12 एक्टिव हैं, इसका मतलब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो को ओवर डाइवर्सिफाई नहीं करती, यानी इनका काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि जो स्टॉक्स ये पिक कर रहे हैं वो लॉन्ग टर्म में इनके पास रहेंगे। और लॉन्ग टर्म का मैं नाम क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे यहाँ चेंज नहीं दिख रहा, कोई चेंज नहीं है यहाँ पे। इन्होंने इसको बिरला सॉफ्ट देखो उन्होंने बेचा है, क्योंकि बिरला सॉफ्ट जून में ब्लैंक दिखा रहा है और वैसे भी रिड्यूस हुआ था थोड़ा सा, तो बिरला सॉफ्ट शायद बेचा है। डिश टीवी में जितना था वो इन्होंने होल्ड किया है। अब देखते हैं नया कोई ऐड किया है क्या। अब देखो यहाँ पे करूर वैसा बैंक जो था इन्होंने बेचा है लास्ट जून में, तो इससे आपको आइडिया हो जाता है। अब इससे ये निकले हैं, ये पहले इनके पास था और यहाँ पे निकले, तो जेंसर टेक्नोलॉजी से ये बाहर निकल गए। अब रिसेंटली ऐड कौन सा हुआ है, ये वाला। तो ये इन्होंने मार्च में पहली बार रिपोर्ट किया है, तो मतलब समवेयर बिटवीन जैन एंड मार्च इन्होंने ऐड किया होगा। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और रेलिगर एंटरप्राइजेस जो है वो जून में ऐड हुआ। तो आपको मतलब पता चल रहा है ना कि सबसे बड़े जो दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के, वो कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें। और ये इन्फॉर्मेशन फ्रीली अवेलेबल है। और कितना इन्वेस्टमेंट है, 102 करोड़। तो आपको इससे भी आइडिया लग जाएगा। आपको सिर्फ ये भी देखने की जरूरत नहीं है, इनका देखो टोटल नेटवर्थ कितना दिखा रहा है, 3138 करोड़। उसमें से 102 करोड़ यानी तकरीबन 3% इनकी नेटवर्थ जो है वो रेलिगर एंटरप्राइजेस में लगी है। तो यहाँ से आपको पता चल जाएगा कि इनका कितना कॉन्फिडेंस है किसी पर्टिकुलर कंपनी में। और देखना है तो एक और देख लेते हैं हम। यहाँ पे कहाँ गया, राकेश झुनझुनवाला जी थे, राधा कृष्ण दमानी जी का पोर्टफोलियो भी देखते हैं, अगर ये अवेलेबल होने चाहिए मेरे हिसाब से। आई थिंक ये अल्फ़ाबेटिकली लिस्टेड है, ए से नाम ऊपर। ये देखिए मोनीश पाबरा मैं पहले ही बता रहा था, तो ये इनका मैंने नाम लेके आपको बताया था कि ये जो हैं ये क्लियर बोलते हैं कि इन्होंने कुछ नहीं करा। इन्होंने वॉरेन बुफे जो स्टॉक सिलेक्ट करते थे ना, उनको ये स्टडी करने लग जाते थे और फिर इन्हें अच्छा लगता था तो ये इसमें इन्वेस्ट कर लेते थे। तो ये जो इनके फेवरेट इन्वेस्टर्स हैं जिनको ये फॉलो करते हैं, उनकी जो पिक्स हैं उनको ये स्टार्टिंग पॉइंट बना लेते हैं कि जितनी मेहनत करनी होगी, जिनको मैं गुरु मानता हूँ, जिनको मैं एक प्रोफेशनल मानता हूँ कि मेरे से ज़्यादा जानते हैं, जब उन्होंने चेक कर लिया, मुझे दोबारा से चेक करने की क्या ज़रूरत है। आप सोचो ना, आप किसी डॉक्टर के पास दवाई लेने जाते हो, उनको हमसे कहीं ज़्यादा समझ होती है, वो जो भी लिख के दे देते हैं हम दवाई खा लेते हैं ना। क्या आप खुद जाके मेडिकल बुक्स में स्टडी करना शुरू कर देते हो? नहीं। इसी तरह से कोई एडवाइस हमें लॉयर देता है या कोई एडवाइस हमें आके इंजीनियर देता है कि आप अपना जो घर का सिस्टम है वो ऐसे चला लो, ठीक से चल जाएगा, तो क्या आप उससे क्वेश्चन करते हो आगे जाके? नहीं करते हो ना। तो बेसिकली जब हम किसी एक्सपर्ट को देखते हैं तो उसकी एडवाइस हम मान लेते हैं। अब यहाँ सिर्फ ये आपको एक्सपर्ट को सही से चूज़ करना है। और ये एक्सपर्ट्स जो हैं इनकी आपको हिस्ट्री को थोड़ा ट्रैक करना पड़ेगा, इनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करना पड़ेगा कैसी रही है। पर मेन बड़े-बड़े नाम, मतलब आज भी मैं किसी से जाके बोलूँ कि वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में इंटरेस्टेड है, तो उसको 4 से 5 इंडिया के जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनका नाम पता होगा, जो जिनको जिनको वो अपना एक फेवरेट मानते होंगे, आइडियल मानते होंगे, उनको उनके बारे में एटलीस्ट पता होगा। तो आप उनके पोर्टफोलियो को ट्रैक करो कि वो रिसेंटली क्या ऐड कर रहे हैं, क्या बेच रहे हैं। बहुत ही सिंपल सा तरीका है और ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल थी ना। अब आप कमेंट्स में ज़रूर लिख के बताना कितने लोगों को ये आज तक स्ट्राइक नहीं किया कि वो ढूँढते रहते हैं, फ़िल्टर्स लगाते रहते हैं, पोर्टफोलियो स्क्रीनर्स लगाते रहते हैं, पूरी कंपनी को एनालाइज़ करते। देखो, एक कंपनी को सिलेक्ट करने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब ये जो बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इन्होंने वो सारी मेहनत करके रखी है, तभी इन्होंने कोई कंपनी चूज़ की होगी ना। तो क्यों ना हम उनकी मेहनत का फ़ायदा उठाएँ। जब वो बड़े इन्वेस्टर्स हैं और वो मेहनत कर चुके हैं और वो हम जानते हैं कि अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, तो उनके एनालिसिस के ऊपर हम बिल्ड कर सकते हैं ना, राइट? तो आगे चलते हैं हम। राधा कृष्णन दमानी जी का पोर्टफोलियो अब देखें यहाँ पे है, तो ये तो बिल्कुल अवेलेबल है। अब यहाँ से इनका मैं ओपन कर लेता हूँ पोर्टफोलियो। तो इसको अगर अब हम ओपन करते हैं तो देखिए ज़बरदस्त इनकी नेटवर्थ है। और अब यहाँ से हम देखते हैं इनकी इन्वेस्टमेंट्स कहाँ-कहाँ हैं। तो 16, अब देखो अगेन यहाँ से क्या पता चल रहा है, मैंने बीच में शायद आशीष कचोलिया जी का पोर्टफोलियो खोला था, तो वहाँ पे आपने क्या देखा था, 50 प्लस स्टॉक्स थे। अब यहाँ पे इनके 16 स्टॉक्स हैं, जो पीछे भी हमने देखा था आशीष धवन जी का, उनके भी कम स्टॉक्स थे। तो ये थोड़ा कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखते हैं और बाकी लोग जो हैं वो थोड़ा वाइड पोर्टफोलियो यानी वो थोड़ा ज़्यादा डाइवर्सिफाइड रखते हैं। और वो मेरे को समझ भी आ रहा है, अगर मैं थोड़ा लिंक कर पा रहा हूँ उनके पोर्टफोलियो में आशीष कचोलिया जी के, मुझे सारे के सारे स्मॉल कैप या छोटी कंपनीज दिख रही थी जो बहुत बड़ी कंपनीज नहीं है। तो ऑब्वियसली उन कंपनीज में रिटर्न्स भी हायर हैं, पर रिस्क को डाइवर्सिफाई करना भी ज़रूरी है क्योंकि ज़्यादा रिस्की भी होती हैं, ज़्यादा वॉलेटाइल होती हैं, तो उन्होंने डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा रखी है। मेरे यहाँ पे सारे बड़े बड़े नाम दिख रहे हैं, देखते सर देखो सारे बड़े नाम दिख रहे हैं। 3M इंडिया, आंध्रा पेपर, एपटेक, एस्ट्रा माइक्रोवेव, एवेन्यू सुपरमार्ट्स। तो एवेन्यू सुपरमार्ट्स तो इनका सबसे बड़ा होगा, तो देखो सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट इनकी वहाँ है। बाकी एक्चुअली देखा जाए तो बहुत छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट्स है, तो ये भी ध्यान रखना है
अब देखो यहाँ पे दिखने को 16 कंपनीज दिख रही हैं, पर इनकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट तो डीमार्ट में है, बाकी की जो है इन्वेस्टमेंट्स काफ़ी छोटी हैं, तो आपको उस हिसाब से देख के इन्वेस्ट करना है। इनकी बहुत बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड इन्वेस्टमेंट है एक ही इसमें। 67% इन्वेस्टमेंट मतलब जो है वो एक ही कंपनी में इनकी लगी हुई है। तो यहाँ पे क्या हमें दिख रहा है, कोई रिसेंटली इन्होंने ऐड किया, और रिसेंटली देखो सुंदरम फाइनेंस से इन्होंने एग्जिट ज़रूर किया है, क्योंकि कुछ नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। और यहाँ पे भी ये एग्जिट था, मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर से भी शायद एग्जिट किया है, और एडिशन तो कोई ऐसे नहीं मुझे नहीं दिख रही है यहाँ पे। तो मतलब मैंने आपको तरीका बता दिया, अब ये तरीका फॉलो करके इतने सारे सुपर इन्वेस्टर्स हैं, और अभी तो ये जो डेटा है फ्रीली अवेलेबल है यहाँ पे, तो इतने सारे सुपर इन्वेस्टर्स का नाम यहाँ पे लिखा। विजय केदिया जी भी काफ़ी पॉपुलर हैं, तो इनका भी देख लेते हैं हम। यहाँ पे 16 स्टॉक्स जो हैं कह रहे हैं एक्टिव हैं 19 में से, और पहले परसेंटेज देख लेते हैं कि सबसे कोई ऐसा तो नहीं आउटलायर डीमार्ट की तरह तो नहीं, इनकी सिर्फ एक ही बड़ी इन्वेस्टमेंट है इनोवेटर्स फैसाड सिस्टम्स में। बाकी का जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मतलब। और मतलब इस तरह से आप चेक कर सकते हो, और ये सारी इनकी न्यू एडिशंस हैं। देखो ये मार्च से पहले नहीं था ना, ये मार्च के आसपास आया है, तो पटेल इंजीनियरिंग, प्रिसीजन कैम शाफ्ट्स, ये सारी चीज़ें उन्होंने अभी रिसेंटली ऐड की हैं। तो इन कंपनीज़ को आपको एक स्टार्टिंग पॉइंट मिल जाता है, तो कुछ तो सोच के इन्होंने इन्वेस्ट किया होगा ना, तो कंपनी का जो फ्यूचर है अच्छा लगा होगा। अब अगर कोई वैल्यू इन्वेस्टर होता है तो वो वैल्यूएशन देख के इन्वेस्ट करता है, अगर किसी को ग्रोथ दिखती है तो वो ग्रोथ इन्वेस्टर होता है, तो ग्रोथ देख के इन्वेस्ट करता है। कोई जो है उसको सेक्टर वाइज इन्वेस्टमेंट पसंद होती है, तो वो सेक्टर में कंपनी चूज़ करता है। किसी को मैनेजमेंट बहुत पसंद आ जाती है, उस वजह से इन्वेस्ट करता है। तो और इस चीज़ को आप मेरे ख्याल से और सर्च भी कर सकते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं इन्होंने या बाकी सुपर इन्वेस्टर्स ने अपनी थ्योरी भी समझाई होती है। ये लोग इतने बड़े स्केल पे इन्वेस्टमेंट करते हैं कि इनसे लोग बात करते रहते हैं, मीडिया वाले इनके साथ बहुत इंटरेक्शन करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये बोल देते हैं, बता देते हैं कि इनका किसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का रीजनिंग क्या था। तो यहाँ मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट मैं बता रहा हूँ, रिसर्च इसके आगे होनी तो बाकी है। पर जो लोग बिल्कुल भी अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं ढूंढ पाते, वो इसको ऐसे स्टार्टिंग पॉइंट मान के चल सकते हैं। और किसकी एडवाइस मिल रही है आपको? किसी नॉर्मल फाइनेंशियल एडवाइज़र की नहीं। अगर आप नहीं भी अफोर्ड कर सकते हो कि आप पे करो, बहुत ज़्यादा बड़ी सब्सक्रिप्शन पे करो, या किसी प्रोफेशनल मैनेजर को हायर करो जो डेडिकेटेड आप पे अटेंशन दे, तो ये एक सिंपल तरीका है जो हर कोई फॉलो कर सकता है, हर रिटेल इन्वेस्टर फॉलो कर सकता है। और बस ये ध्यान रखना है कि बहुत सारे सुपर इन्वेस्टर्स, अब ये किसी के अगेंस्ट मैं कुछ नहीं बोल रहा, पर एक वर्ड ऑफ कॉशन बताना भी ज़रूरी है कि जब आप अपना पैसा इन्वेस्ट करते हो ना, तो एक-एक पैसे को आप ध्यान से इन्वेस्ट करते हो, पर जब आप किसी और का पैसा इन्वेस्ट करते हो, तो थोड़ा-सा कई बार एक फ्री हैंड होता है कि चलो ट्राई करके देखते हैं। तो वो एक चीज़ आपने हमेशा ध्यान में रखनी है। इनका हालाँकि सब इन्वेस्टर्स का अपना पैसा भी लगा होता है इन सब स्टॉक्स में, पर एट द सेम टाइम जब आप बहुत सारा पैसा बाकी लोगों का भी लगा रहे होते हो, तो वो जो कंट्रोल है नहीं रहता है जब आपका एक-एक पैसा सिर्फ अपना लगा हो। तो इसीलिए मैं बार-बार कह रहा हूँ कि इसको एज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट लेना है, एज़ अ गाइडिंग पॉइंट लेना है। और इन इन्वेस्टर्स की आप जो इन्वेस्टिंग थ्योरी होती है, जो इनका इन्वेस्टिंग स्टाइल है, उसको पहले समझना है। अगर वो आपके साथ मैच होता है, तो वो आपका एक स्टार्टिंग पॉइंट बन जाता है, जहाँ से आपको बेसिक कंपनीज़ मिल जाती हैं कि मैं आगे एनालाइज़ करूँ। अब इनका इन्वेस्टिंग स्टाइल अगर किसी को पसंद है, इनका ट्रैक रिकॉर्ड किसी को पसंद है, तो इनकी ये 16-18 कंपनीज़ जो हैं, इनको चेक कर सकते हो। और सबसे बढ़िया बात क्या है ना, कि ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। अभी मेरे ख्याल से 3 महीने और बीतेंगे तो यहाँ सितंबर का भी कॉलम आ जाएगा। तो सितंबर में क्या नया ऐड हुआ, वो जाके आप देख सकते हो। अब ये एक्चुअली यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो है बड़े आराम से मिल सकती है, क्योंकि इन्होंने ये एक सेक्शन बना रखा है टॉप स्टॉक्स बॉट एंड सोल्ड मनी कंट्रोल में, पर आई थिंक ये प्रो सब्सक्रिप्शन जो भी अपग्रेड वाला ऑप्शन आ रहा है इसके अंडर आएगा। तब तक ये दिखाएगा नहीं कि नए जो टॉप स्टॉक्स हैं वो क्या ऐड किए गए थे, क्योंकि यहाँ ये तो दिखा रहा है कि इंक्रीज़ किया। अब चेंज में मैं क्लिक करूँगा तो देखिए ये नया दिखा तो रहा है कि नए स्टॉक्स ऐड किए गए हैं इन सारी जगहों पे। इंडिविजुअल्स में भी हम सर्च करेंगे तो शायद ये दिखा देगा कि देखिए अब ये नए स्टॉक्स ऐड किए हैं इन सब सुपर इन्वेस्टर्स ने, पर यहाँ पे इन्होंने हाइड कर दिया। तो ये बेसिकली नहीं बता रहे हैं। और ये देखिए वो प्रो सब्सक्रिप्शन के लिए मांग रहा है, तो अगर आपके पास प्रो है तो ये आपको ईजिली इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नहीं तो अगर फ्री में भी करना चाहते हो तो थोड़ा सा गूगल करो, गूगल पे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे मैंने गूगल ही किया था, मुझे ये वेबसाइट मिली, आज इस पे मिल रही है, कल हो सकता है ये इस इन्फॉर्मेशन को प्रीमियम बना दे तो किसी तीसरी वेबसाइट पे मिल जाएगी। तो ये थोड़ा मेहनत करने वाली बात है। अगर आप अभी कोई सब्सक्रिप्शन खरीद के पे नहीं करना चाहते हो तो वो कर लो। मैं तो गूगल किया है, यहाँ पे कोई भी सर्च इंजन आप अपनी पसंद का यूज़ करो, आप ये इन्फॉर्मेशन यूज़ कर सकते हो। ये पब्लिकली अवेलेबल इन्फॉर्मेशन होती है, बस ये वेबसाइट्स जो हैं इसको प्रॉपरली अच्छे से ऑर्गेनाइज करके आपको प्रेजेंट कर देते हैं। अब इतने अच्छे फॉर्मेट में अगर आपको देखने को मिल जाए तो उसका एक अलग ईज़ हो जाता है ना इन्वेस्ट करने का। तो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी भी लगी होगी और यूज़फुल भी मिले लगेगी, और स्पेशली उन लोगों को
जो थोड़ा-सा लॉस्ट हो जाता है ना कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या होना चाहिए। तो आप घर बैठे जो है ना एक प्रोफ़ेशनल मनी मैनेजर जो होता है और सिर्फ़ ये नहीं कि वो आके उनके बारे में क्या आर्टिकल छप रहे हैं या मीडिया क्या बोल रहा है वो सब नहीं, वो एक्चुअली अपना पैसा कहाँ लगा रहे हैं। क्योंकि ये वो कंपनीज़ है जहाँ इन्होंने अपना पैसा एक्चुअली लगाया है, राइट? तो वो आपको यहाँ फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन आप खुद निकाल सकते हो। आपको किसी की बात जाके सुनने की ज़रूरत नहीं। मैं हमेशा कहता हूँ, आप एडवाइस सबकी लो, सुनो सबका, पर एनालिसिस और डिसीज़न आपका खुद का होना चाहिए। जब तक आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती, आपको इन्वेस्टमेंट से दूर रहना चाहिए और ये एक्सपर्ट्स होते हैं क्योंकि इनको आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। जब भी आप कोई भी काम करवाना चाहते हो, तो हम हमेशा उस बंदे के हाथ में देते हैं, जिसको सबसे बढ़िया तरीके से वो काम करना आता हो। तो इन्वेस्टमेंट्स में भी वही होता है। अगर आपको लगता है आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, खुद करो। अगर आपको लगता है आपसे बेहतर कोई कर सकता है, तो आप उसके हाथ में दो, उसको करने दो। तो ये एक गाइडिंग पॉइंट है, यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। अगेन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, चैनल को ग्रो करने में आपकी हेल्प चाहिए। फैमिली, फ्रेंड्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, इंस्टाग्राम, जहाँ पे भी आप इसको शेयर कर सकते हो, शेयर करो। और कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी अगर इसमें क्वेरीज़ हैं, मैंने पीछे एक वीडियो बनाया था जहाँ मैंने स्क्रीनर बताया था कि अच्छी कंपनीज़ को कैसे फ़िल्टर करना है। अब यहाँ पे मैंने आपको एक ऐसा स्क्रीनर बता दिया कि जो हमारे सबसे बड़े इंडिया के इन्वेस्टर्स हैं, उनकी कंपनीज़ जो उन्होंने स्क्रीन करके जिसमें पैसे भी लगा दिए, वो कैसे आपने फाइंड आउट करना है। तो इस तरह के जो वीडियोज़ हैं मैं लाता रहूँगा, इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ताकि आपको एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट, एक अच्छा जो है इन्वेस्टमेंट की जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो आपको मिलती रहे। तो आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी कन्फ्यूजन है, कमेंट्स में लिखना, मैं आंसर ज़रूर करूँगा। कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए और वीडियो रिक्वेस्ट करना है, वो भी लिखो। जो अभी तक रिक्वेस्ट आई हैं, मैंने सारी नोट करके रखी हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। आपके टाइम के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।